चुनाव कोई भी हो, माना अग्नि परीक्षा जाता है। चाहे वो पंचायत के चुनाव से लेकर यानी कि गांव की पंचायत से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि लोकसभा चुनाव ही क्यों ना हो। और हर चुनाव के बाद ये कहा जाता है कि अगले चुनाव के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन की बात चली, लेकिन जाने वो कब होगा। वर्तमान में तो हम बात कर रहे हैं जो कि 2023 के अंदर जो चुनाव होने हैं वो चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का एक तरह से सेमीफाइनल होगा। नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करने चला हूं नवंबर 2023 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में होने हैं। आज चर्चा में हूं आपके साथ तेलंगाना के विधानसभा चुनाव को लेकर। तेलंगाना यानी कि दक्षिण का एक प्रमुख राज्य है। मान लिया जाए कि कर्नाटक चुनाव को जीत करके जहां कांग्रेस ने अपने लिए दक्षिण का द्वार खोल लिया, लेकिन वही कर्नाटक हारने के बाद बीजेपी का दक्षिण का द्वार बंद हो गया। तेलंगाना चुनाव किस लिए महत्वपूर्ण है, चर्चा इसी बात पर करूंगा, क्योंकि तेलंगाना दक्षिण का एक राज्य है और जहां खासकर 3 बड़ी पार्टियां हैं। बीआरएस जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी थी कभी, टीआरएस, और जो भारत राष्ट्र समिति बन चुकी है, दूसरी बीजेपी, तीसरी कांग्रेस, और उसके बाद में पार्टियां कई भी हैं। ओवैसी साहब की पार्टी भी है, वो भी वहाँ की प्रमुख पार्टी है। कुछ और पार्टियां भी हैं और कुछ राष्ट्रीय पार्टियां भी वहाँ चुनाव में जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले एक बार देखते हैं कि तेलंगाना का इतिहास क्या है। भारत की आज़ादी से पहले हैदराबाद के क्षेत्र में मौर्यों से लेकर मुगल और निजाम ने राज किया। आज़ादी के बाद भारत ने सेना भेजकर ऑपरेशन पोलो लागू करके हैदराबाद में निजाम का दौर खत्म किया और उस इलाके को भारत में मिला लिया। उसके बाद 1956 में हैदराबाद को मिलाकर आंध्र प्रदेश बनाया गया, लेकिन तब से ही तेलुगु भाषी लोगों की मांग थी कि तेलंगाना एक अलग राज्य बनाया जाए। उनका कहना था कि आंध्र प्रदेश वाले उनके साथ बहुत भेदभाव करते हैं और आंध्र प्रदेश वाले लोगों का भी तेलंगाना को लेकर यही शिकायत थी। इस वजह से कई दंगे हुए, लड़ाइयाँ हुई, कई लोगों की जानें भी गई और आखिरकार 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया, जिसके बाद तेलंगाना एक नया राज्य बनाया गया। तो तेलंगाना जो राज्य है आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में एक स्वतंत्र राज्य बना। जब से तेलंगाना राज्य बना यानी कि 2014 से लेकर अब 2023 तक वहाँ टीआरएस, जो पहले टीआरएस थी, अब जो बीआरएस है यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति से जो भारत राष्ट्र समिति राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है अपने आप में, और उसके मुखिया हैं केसीआर, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जब से तेलंगाना बना तब से केसीआर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अब 2024 की क्योंकि तैयारी है और 2023 का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है वो अग्नि परीक्षा है। 3 बातों से मान लिया जाए कि एक तो जो दक्षिण का राज्य, मैंने आपसे पहले कहा कि दक्षिण के राज्य को जीतना जहां बीजेपी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसका दक्षिण के अंदर कोई राज्य नहीं है, दक्षिण में बीजेपी की कोई किसी भी सूबे में सरकार नहीं है। कांग्रेस के लिए इसलिए ज़रूरी है कि अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कांग्रेस का वहाँ बढ़ना ज़रूरी है। और बीआरएस यानी कि भारत राष्ट्र समिति का चुनाव जीतना यूँ ज़रूरी है कि जो उसके नेता हैं केसीआर, अब वो पूरे देश के अंदर अपने पैर फैलाना चाहते हैं, पूरे देश के अंदर अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। और इसी के तहत केसीआर तेलंगाना को अपनी प्राथमिकता मान के चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं कि 2014 और 2019 यानी कि इन सब चुनावों में वहाँ के हालात क्या रहे। तो पहले बात करते हैं 2014 की। जो 2014 में विधानसभा चुनाव हुआ, तेलंगाना के अंदर कुल विधानसभा की सीटें हैं 119। बहुमत के लिए चाहिए थी 60 सीटें। और जो आज जो बीआरएस है, उस टाइम जो टीआरएस थी यानी कि आज जो भारत राष्ट्र समिति है केसीआर साहब की पार्टी, उसको मिली थी 63 सीटें। कांग्रेस को मिली थी 21 सीटें। एआईएम यानी कि जो ओवैसी साहब की पार्टी है उसको मिली थी 7 सीटें। तेलुगु देशम पार्टी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, उनको मिली थी 15 सीटें और बीजेपी को मिली थी 5 सीटें। और 2014 के अंदर वहाँ पर केसीआर मुख्यमंत्री बने थे। आज की बीआरएस उस समय की टीआरएस की सरकार बनी थी। और उसके बाद हुआ था 2018 में विधानसभा चुनाव। और 2018 का विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या हुआ था उसको भी जान लें कि कुल सीटें 119 थी। 119 में से बीआरएस यानी कि केसीआर की पार्टी को मिली थी 88 सीटें, कांग्रेस को मिली थी 19, ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम को मिली थी 7,
तेलुगु देशम पार्टी को 2 और बीजेपी 5 से घटकर 1 पर आ गई थी। यानी कि 2018 के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके अंदर भाजपा अपना पुराना प्रदर्शन भी नहीं दोहरा पाई, कांग्रेस की सीटें भी घटी और केसीआर की पार्टी की शक्ति वहाँ बढ़ गई। उसके बाद में चुनाव हुआ 2019 में लोकसभा का चुनाव। तो लोकसभा के अंदर जो कुल सीटें हैं, तेलंगाना में कुल 17 सीटें लोकसभा की हैं। लोकसभा की सीटों में बीआरएस की 9 सीटें मिली, कांग्रेस को 3 सीटें मिली, बीजेपी ने 4 जीती और एआईएमआईएम को 1 सीट ही मिली। यानी कि 2018 में जो विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी की स्थिति मान लिया जाए कि थोड़ी दयनीय हो गई थी, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया तो लोकसभा में बीजेपी ने 4 सीटें जीत करके एक बेहतरीन प्रदर्शन किया। यानी कि कांग्रेस से भी आगे निकल गई और टीआरएस के पास 9 सीटें रही और ओवैसी साहब खुद ही जीत पाए। तो जो 3 चुनाव थे, 2014 और 2018 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव, इन तीनों चुनावों ने ये तय किया कि केसीआर की पार्टी तेलंगाना की सबसे बड़ी पार्टी है। और अब जब 2023 का विधानसभा चुनाव चल रहा है, आज जब आपसे बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी इस समय तेलंगाना में हैं। कई हज़ार करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं और बीजेपी के लिए, क्योंकि तेलंगाना बहुत ज़रूरी है, केसीआर की पार्टी को डाउन करने के लिए। हालांकि ये बातें भी चली कि जब ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले के मसले में केसीआर की बेटी कविता को घेरे में लिया तो केसीआर की पार्टी सहित सभी पार्टियों ने, विपक्ष की पार्टियों ने इसको भी उसी से जोड़ा जो बीजेपी के साथ चलता है, यानी कि बीजेपी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन वर्तमान में हालात जो हैं, इस समय जो चुनाव हो रहा है, इस समय चुनाव में मान लिया जाए कि तेलंगाना के अंदर 4 बड़ी पार्टियां हैं। एक केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति बीआरएस, दूसरी वहाँ पर कांग्रेस, तीसरी भारतीय जनता पार्टी और चौथी एआईएमआईएम यानी कि ओवैसी साहब की पार्टी। ये चारों पार्टियों के अंदर कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। अब कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी और बीआरएस यानी कि भारतीय जनता पार्टी और केसीआर की पार्टी दोनों मिली हुई हैं, दोनों एक ही हैं। कांग्रेस तो ये भी कहती है कि ओवैसी की पार्टी भी बीजेपी की बी टीम है। यानी कि कांग्रेस का कहना यह कि तीनों पार्टियां एक हैं। और कांग्रेस ने किस प्रकार से तेलंगाना को लिया है, आप इस बात से समझिए कि 2 दिवसीय जो कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसके अंदर खड़गे साहब भी थे, सोनिया गांधी भी थी, राहुल गांधी भी थे और तमाम कांग्रेस का जमावड़ा था। तो कांग्रेस ने ये संदेश देने का प्रयास किया कि तेलंगाना उनके लिए ज़रूरी है और दक्षिण भारत के अंदर बढ़ने के लिए अब कर्नाटक के बाद वो तेलंगाना को जीतना चाहती है, तेलंगाना के लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाना चाहती है। और इधर भारतीय जनता पार्टी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जो बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं, राज्य में चुनाव कहीं भी हो रहा हो लेकिन बीजेपी का फेस मोदी होते हैं, चाहे वो सीएम का चुनाव हो, पीएम का चुनाव हो, चाहे वो गांव के पंच का चुनाव हो या शहरी समिति का चुनाव हो, भाजपा का चेहरा जो है मोदी जी हुआ करते हैं। और आज मोदी जी तेलंगाना में हैं और प्रधानमंत्री मोदी कई बार वहां पर जाकर के इस प्रकार के भाषण जो उनके हुए हैं उनमें उन्होंने कई बार कहा है कि तेलंगाना और तेलंगाना के अंदर जो केसीआर की पार्टी है यानी कि केसीआर साहब की पार्टी भ्रष्टाचार की सूचक है और इसको किसी भी कीमत पर रोकना जरूरी है। जब जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ गए, जब जब बीजेपी के बड़े नेता वहाँ गए तो उन्होंने खासकर पिछले दिनों तो जब आम आदमी पार्टी और केसीआर साहब की पार्टी के दोनों के नेता शराब घोटाले के अंदर उनकी बातें चली तो यहाँ तक कहा गया कि दोनों भ्रष्ट पार्टियाँ हैं, दोनों पार्टियाँ मिली हुई हैं। यानी कि किसी भी प्रकार से जनता के बीच में एक छवि बनाना था कि केसीआर की पार्टी ठीक नहीं है और बीजेपी को चुने। अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, उस चुनाव के अंदर क्या होगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि तेलंगाना के लिए केसीआर, बीजेपी और कांग्रेस तीनों के बीच ज़बरदस्त भिड़ंत होने वाली है। आज की तारीख में अगर वहाँ माने जिस प्रकार के सर्वे बताते हैं तो हालांकि केसीआर का वर्चस्व तो आज भी वहाँ पर कायम है, लेकिन कड़े मुकाबले में वह कांग्रेस और बीजेपी भी उनको चुनौती दे रही हैं। और कांग्रेस ने जिस प्रकार मैंने आपको भी पहले ही बताया कि अपनी कांग्रेस राष्ट्रीय समिति की वहाँ बैठक करके 2 दिन का भारी बड़ा जमावड़ा करके नेताओं का कांग्रेस ने ये दिखाने का प्रयास किया कि वे तेलंगाना को लेकर के बहुत गंभीर हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वहाँ लगातार सभाएं भी कर रहे हैं और मान लिया जाए कि क्योंकि 2024 के लिए 2023 जीतना जरूरी है। जो मैं आपको बता रहा था, पहले ही बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में से 17 में से 10 सीटें ऐसी थी कि जो तेलंगाना की पार्टियों को गई थी, यानी कि 9 सीटें मिली थी केसीआर की पार्टी को और 1 सीट जीती थी ओवैसी ने। और ये दोनों पार्टियां इस समय पूरे देश के अंदर जहां 2024 के चुनाव को माना जा रहा है कि इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच भिड़ंत होगी, इनके बीच मुकाबला होगा,
ऐसे में ये दोनों पार्टियां ऐसी हैं जो ना एनडीए का हिस्सा है ना इंडिया का हिस्सा है। इसी कदर देख करके माना जा सकता है कि जहां कांग्रेस के लिए ये राज्य ज़रूरी है, वहीं बीजेपी के लिए ये राज्य उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब 10 सीटें जीतने वाली दोनों पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव में होंगी और वहां जो वो सीटें जीतेंगी, उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा कि 2024 में अगर किसी सरकार को, किसी पार्टी को कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि बहुमत नहीं मिलता, तो फिर वो पार्टियां बहुत ज़रूरी बन जाती हैं जो किसी गठबंधन में नहीं होती, जो तटस्थ होती हैं। और पूरे देश के अंदर इस समय 10 ऐसी बड़ी पार्टियां हैं जो ना इंडिया गठबंधन में है ना एनडीए गठबंधन में है। तो तेलंगाना कई मामलों को लेकर के, कई बातों को लेकर के बहुत ज़रूरी है। तेलंगाना कई राजनीतिक इश्यूज़ को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि तेलंगाना के अपने मुद्दे हैं। तेलंगाना के मुद्दों को लेकर के वहाँ के नेता, और चाहे बाहर से गए हुए यानी कि राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वहाँ क्षेत्रीय पार्टी है, कोई बड़ा फोकस नहीं है। आज गठन के 9 साल बाद भी अगर मान लिया जाए कि तेलंगाना के अंदर वो सारी सुविधाएं नहीं हैं जो होनी चाहिए, अगर मान लिया जाए कि हैदराबाद या आसपास का कुछ क्षेत्र ऐसा हो कि जहां काफ़ी तरक्की हुई, लेकिन उसके बावजूद तेलंगाना ऐसा राज्य है कि जिसके अंदर शिक्षा का स्तर आज भी 66% के आसपास है। तेलंगाना ऐसा राज्य है कि जहाँ बेरोजगारी की दर 50% के आसपास है। आंध्र प्रदेश से अधिक राजस्व देने वाला तेलंगाना, जब सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको सुविधाएं मिलती हैं तो वो आंध्र से पीछे हो जाता है। तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि जिसको लेकर वहाँ चुनाव के अंदर बड़े मुद्दे बनेंगे। और एक बड़ा मुद्दा ये भी बनेगा कि आंध्र प्रदेश से अलग हुए तेलंगाना को भले ही आज 9 साल हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों प्रदेशों के कई मुद्दों को लेकर टकराव जारी रहते हैं। तो ये थी तेलंगाना चुनाव पर आज हमारी विशेष पेशकश। आगे भी आपको इसी प्रकार के सुदूर प्रदेशों की स्थिति के बारे में, वहाँ के राजनीतिक हालात के बारे में और वहाँ की क्या परिस्थितियाँ रह सकती हैं आने वाले चुनाव में, आपको अवगत कराते रहेंगे। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।